राम राम मेरे प्यारे बच्चों, राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था कि गैल्वेनोमीटर समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 4 मार्च का आप लोगों का पेपर है। 4 मार्च तक हम लगातार यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर देखिए। गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने लैब में देखा होगा, फिजिक्स लैब में एक एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है और एक गैल्वेनोमीटर होता है। एमीटर का काम होता है करंट की वैल्यू को मेजर करना कि भैया इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को मेजर करना। वैसे ही गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? टू डिटेक्ट दी वैल्यू ऑफ करंट, टू डिटेक्ट दी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। अगर किसी वायर में से बहुत छोटी वैल्यू ऑफ करंट पास कर रहा है तो उसको मेजर उसको डिटेक्ट करने के काम आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू को मेजर नहीं करता है भाई। नॉट डिटेक्ट वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को भी डिटेक्ट नहीं करता है। अगर इससे बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ करंट पास कराए तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। ठीक है, कैसे खराब हो जाएगा अब आगे जब इसका कंस्ट्रक्शन आएगा तो समझेंगे। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। व्हेन अ करंट कैरिंग लूप put inside a uniform magnetic field, it will experience torque which is given by tau equals to NIAB। आप लोगों ने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा। उस डेरिवेशन में क्या होगा? जब कोई करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है भाई? टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है, वो रोटेट करती है। ठीक है, वैसे ही सेम प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है ना। इससे जस्ट पहले वाला मैंने डेरिवेशन करवाया है। ठीक है, उसमें क्या है? जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है, उस पर क्या लगेगा भैया? टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो देखिए सेम कंडीशन में ये भी काम करता है। देखो कंस्ट्रक्शन अगर इसका देखें, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर कॉइल, मैंने सब कुछ लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अगर पूरा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूछने के लिए आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और रेक्टेंगुलर कॉइल नॉट कंप्लीटली शोन इन फिगर इज पुट बिटवीन कॉनकेव पोल पीस मैग्नेट। इट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ टू फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस तरीके से देखो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसके अंदर क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर डली हुई है। ठीक है, क्या डली है? एक सॉफ्ट आयरन कोर। और इस तरीके से ये ऐसे फिगर है। ये सामने वाला ये वाला व्यू है ना, ये दिख रहा है आपको, है ना? ये नहीं है, टॉप व्यू नहीं दिखा रहे हम, साइड व्यू दिखा रहे हैं। देखो फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। तो वो क्या होगी? सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इधर से कैसी होगी? सर्कुलर होगी। तो वो आपको सर्कुलर सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर दिख रही है। और इसके ऊपर क्या है भाई? इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसके बीच में क्या डली है? एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर डली है। ठीक है, जब ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर डली है और इसमें क्या है? ये जो है ना, ये आपकी कॉइल, ये दो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग से लटकी हुई है ना। यहाँ एक पिवोट बना हुआ है, इधर एक पिवोट बना हुआ है। ठीक है, तो दो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग से इस तरीके से सस्पेंडेड है ये। ठीक है, इस तरीके से सस्पेंडेड है ये। ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखो कॉनकेव पोल पीस मैग्नेट है, ये कॉनकेव पोल पीस मैग्नेट है भाई। इट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ टू फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। देखो एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग तो फिगर में दिख रही है, दूसरी फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग क्या है? इसके पीछे है, तो वो नजर नहीं आएगी। इस तरीके से देखो, दूसरी वाली कहाँ है? इसके पीछे है। ये वाली क्या है? दिख रही है। ठीक है, ओनली वन shown इन फिगर। पॉइंटर इज अटैच्ड विद द रेक्टेंगुलर कॉइल। जो पॉइंटर है ना आपका, ये अटैच्ड है इस रेक्टेंगुलर कॉइल से। ठीक है, जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, कॉइल क्या है? इस कॉइल के अंदर से जब भी हम करंट पास कराएंगे तो इसमें टॉर्क बनेगा, डिफ्लेक्शन आएगा इस तरीके से। तो पॉइंटर भी रोटेट होगा साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंटर कहाँ अटैच है भाई? रेक्टेंगुलर कॉइल से अटैच है। पॉइंटर किससे अटैच है? रेक्टेंगुलर कॉइल से अटैच है। रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पुट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या है? सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर क्या है भैया? इस रेक्टेंगुलर कॉइल की इनसाइड है। ठीक है,
वर्किंग क्या है इसकी, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल अटैच्ड विद अ वायर whose current is to be detect, then due to radial magnetic field it will experience the deflecting torque which is given by tau equals to BNIA। मैंने इस टॉर्क को याद करने का एक तरीका बताया था, उस तरीके को मैं आपको बता देता हूं, क्या है, बनिया, BNIA बनिया। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को। इससे पहले भी एक डेरिवेशन है, उसमें ये डिराइव किया गया था कि जो फॉर्मूला है वो इतना आता है, किसी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल पर क्या फॉर्मूला आता है भैया, इतना आता है बनिया। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और करंट क्या है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर से कितना करंट पास करा रहे हैं, और ए क्या, एरिया ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, एरिया निकालना आता है आप लोगों को। एरिया कैसे निकालते हैं भाई, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। देखो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करें तो क्या आएगी, टॉर्क की डायरेक्शन आएगी। तो आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, ऑलवेज आउटवर्ड आता है, वो क्या आता है भैया, आउटवर्ड आता है। ठीक है, करॉस्पॉन्डिंग टू दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप इन अ स्प्रिंग, लेट इट इज फॉलो। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, के फाई के बराबर हो जाएगा। आप लोगों ने 11th क्लास में स्प्रिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाए, स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, के इंटू एक्स के बराबर होता है ना। एक्स क्या वहां पे, एक्स क्या वहां पे, डिस्प्लेसमेंट, कितना हमने उसको खींचा, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ फाई क्या है भैया, फाई है यहाँ पे डिवीजन, कितने नंबर ऑफ डिवीजन वो क्या किया है, टोटल डिवीजन ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या है, फाई क्या है, टोटल डिवीजन ऑफ डिफ्लेक्शन, तो कितना भाई उसने डिवीजन डिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, के फाई के बराबर हो जाएगा। और के क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, यहाँ पे देखो के की वैल्यू, के को बताना है ना, तो फाइव को इधर ले आए, फाइव को डिवाइड में ले आए, रीस्टोरिंग टॉर्क डिवाइड बाई फाइव हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, फाइव क्या है, ट्विस्ट ही तो है, फाइव क्या है भाई, डिवीजन ही तो है। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट हो गया, के की वैल्यू है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको, टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं के को। ठीक है, तो देखिए ये समझ में आया आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे देखो ये कॉइल थी, ठीक है, इस कॉइल का जो प्लेन है वो ये है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये वाई है ये एक्स है। ठीक है, इसी में क्या जा रहा है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे। ठीक है, इसी में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी प्लेन यही हो गया, सेम प्लेन हो गया ना। देखो इसका भी ये प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड का भी ये प्लेन है। दोनों के प्लेन अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन और इस कॉइल का प्लेन, इस कॉइल का प्लेन तो ये है ना जो दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको क्या बोलेंगे भाई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, समझ आया, उसको क्या बोलेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और उस कंडीशन में जो टॉर्क बनेगा, जो रोटेशन यहाँ आएगा ना, देखो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं और करंट इस कॉइल के अंदर से ऐसे पास किया, एरिया वेक्टर ऊपर बना, तो क्या बनेगा, ऐसे करके ये ट्विस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये रोटेट कर जाएगा। अगर ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट हमने इसके अंदर से पास करा दिया तो टॉर्क ज्यादा बनेगा। तो जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है ना, इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग के अंदर परमानेंट डिफॉर्मिटी आ जाएगी, और ये जो निडल है, ये जो पॉइंटर है, ये वापस से नहीं आ पाएगा। ये जो पॉइंटर है ना, ये वापस से नहीं आ पाएगा। ये क्या है भाई, ये पॉइंटर है, ये वापस से नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये मैग्नेट है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। तो ये पॉइंटर क्या होगा, वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को ही डिटेक्ट कर पाता है भाई। इतनी इफिशियंसी नहीं होती है इसके स्प्रिंग के अंदर।
कि वो वापस आ सके, फिर परमानेंट डिफॉर्मिटी आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से रोटेट होगा। तो समझ आया आप लोगों को? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। देखो एरिया वेक्टर क्या आया, ऊपर आया, एरिया वेक्टर क्या आया, ऊपर आया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया। ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ए बी साइन थीटा, भाई क्रॉस को खोलते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट को यहां से क्रॉस हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। तो साइन आएगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जब साइन 90 की वैल्यू 1 क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो टॉर्क भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? अगर थोड़ा सा भी करंट जा रहा है तो टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। समझ में आया? तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो भाई रीस्टोरिंग टॉर्क के फाई हो गया। रीस्टोरिंग टॉर्क किस वजह से आ रहा है, हम जो स्प्रिंग के अंदर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे उसके बराबर आता था क्या, रीस्टोरिंग फोर्स आता था स्प्रिंग के अंदर। वैसे ही यहाँ टॉर्जनल फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है भाई, उस टॉर्क की वजह से डेवलप हो रहा है। उस टॉर्क के करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, एक रीस्टोरिंग टॉर्क बन रहा है। तो वो दोनों की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं होगी? तो बनिया की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, के फाई के बराबर होगी। तो यहां से अगर करंट निकालें तो बी एन ए को डिवाइड कर दिया, के बाई बी एन ए हो गया, मल्टीप्लाई बाई फाई हो गया। के क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट है। के क्या है, स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हुआ। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो ये एक डब्बा जैसा है, गैल्वेनोमीटर क्या है भाई, एक डब्बा जैसा है। ये पूरी कहानी क्या है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर की बात है। समझ में आया? तो ये बाहर से आपको नहीं दिखेगा, बाहर से आपको एक व्हाइट कलर का डब्बा दिखेगा और सिर्फ एक पॉइंटर दिखेगा। जब भी आप थोड़ा सा करंट उसको पास कराएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये सब नहीं दिखेगा। तो मैग्नेट क्या है, इसके अंदर परमानेंटली अंदर ही है मैग्नेट, मैग्नेट को आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल है वो भी परमानेंट है उस गैल्वेनोमीटर के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगी गैल्वेनोमीटर के लिए, वो भी कांस्टेंट रहेंगी। एरिया क्या है, एरिया ऑफ दिस कॉइल वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो के बाई बी एन ए ये सभी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और ये सब क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर की बात है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे भाई, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल देंगे। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। जब कांस्टेंट को उठाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, जी इक्वल्स टू के अपॉन बी एन ए, विच इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या होता है भाई, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। तो आई और फाई के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज बताइए। और वाई वी यूज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि दोनों के प्लेन क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। और एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर होता है। तो क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, एंगल क्या बना, 90 डिग्री बना, तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो एडवांटेज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ कि टॉर्क लग रहा है आपका मैक्सिमम। और वाई वी यूज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग इसीलिए यूज करते हैं ड्यू टू हाई इलास्टिसिटी। इसकी क्या होती है भाई, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग की इलास्टिसिटी हाई होती है और लेस टॉर्जनल कांस्टेंट। ये जो टॉर्जनल कांस्टेंट है ना फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग के लिए बहुत कम होता है। इससे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पर बड़ा फर्क पड़ेगा। करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और तुम्हारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो जाएगा। तो देखिए आप, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी भाई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी,
डिवीजन पर मिली एम्पेयर और डिवीजन पर माइक्रो एम्पेयर। ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि भाई गैल्वेनोमीटर है G1, इसकी करंट सेंसिटिविटी है 6 डिवीजन पर मिली एम्पेयर, और एक G2 गैल्वेनोमीटर है, इसकी करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर माइक्रो एम्पेयर। कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा अच्छा है ना? देखो ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा अच्छा है, ये बेटर है भाई। कैसे बेटर है? यहाँ 6 डिवीजन आ रहे हैं, 6 डिवीजन आ रहे हैं। मिली एम्पियर करंट क्या है? ज्यादा। मिली एम्पियर करंट क्या है? ज्यादा करंट है माइक्रो एम्पियर के कंपैरिजन में। तो ज्यादा करंट में कम डिवीजन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरे गैल्वेनोमीटर में कम करंट पर भी ज्यादा डिवीजन आ रहे हैं, मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी माइक्रो में भी करंट जाएगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। तो G2 क्या है? ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी भाई? देखो NAB/K, NAB/, देखो ये है बढ़िया है ना, NABI है, NABI है तुम्हारा K5 के बराबर। तो यहाँ से 5/I कितना आ जाएगा? 5/I आ जाएगा। देखो इसको I को इधर ले जाएं और K को इधर ले आए, तो NAB/K आ जाएगा, NAB/K आ जाएगा। तो NAB/K आ रहा है आपका। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? 5/I होती है। किसके बराबर होगी भाई? NAB/K के बराबर होगी। तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स के। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो ज्यादा सेंसिटिव होगा गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी क्या होगी भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। अगर कॉइल का एरिया बढ़ा दे तो ज्यादा टॉर्क मिलेगा, तो ज्यादा सेंसिटिव होगा गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी भाई क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दें तो करंट सेंसिटिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टॉर्जनल कांस्टेंट के। यही तो मैंने बोला था व्हाई वी यूज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग, क्योंकि उसका क्या था? लेस टॉर्जनल कांस्टेंट। जितना कम टॉर्जनल कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि ये क्या भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बोलती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी बोलती है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है भाई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा भाई? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को और कैसे लिख सकते हैं? डिफ्लेक्शन, वोल्टेज क्या होता है? I इंटू आर होता है। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे लिख सकते हैं? देखो 5/I क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई आर हो जाएगा। और करंट सेंसिटिविटी क्या आ रहा था तुम्हारा? NAB/K के बराबर आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था भाई? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को और कैसे लिख सकते हैं? NAB/K इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई? एक क्वेश्चन है मेरा, डज इट इज नेसेसरी, डज इट इज नेसेसरी current sensitivity is change then voltage sensitivity is also change। क्या करंट सेंसिटिविटी को चेंज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगी? आंसर आएगा भाई नो, जरूरी नहीं है भैया, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखो ऐसे नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दो, 2n कर दो, विदाउट स्ट्रेच, विदाउट स्ट्रेच। अरे क्या चल रहा है? ये नंबर ऑफ टर्न्स है ना, जो रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप था उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स थी, उसमें जो कॉपर वायर था, उस कॉपर वायर में विदाउट स्ट्रेच, स्ट्रेच नहीं करना, खींचना नहीं है आपको।
आपको उसमें मटेरियल देना है और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देनी है, बड़ा बड़ा बंडल लेके आना है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देनी है। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ भी बढ़ जाएगी। और आप लोगों को ये पता है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया भाई, 2R हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R हो गया। ठीक है, तो N बाई आर का रेशियो, यहां देखो N बाई आर, देखो N भी 2N हो गया और R भी 2R हो गया। तो N बाई आर का रेशियो क्या रहा, सेम रहा, रहा कि नहीं रहा। देखो 2N कर दिया आपने, 2N कर दिया और रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, 2R हो गया। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो N बाई आर क्या रहा, सेम रहा। लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, डबल हो गए। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, डबल हो गई कि नहीं हो गई। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी भाई, डबल हो गई। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रही, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रही। तो जरूरी नहीं है करंट सेंसिटिविटी चेंज हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो। इसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। और इस चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का क्या है, वो लास्ट टॉपिक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, इसीलिए क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो लेंथ भी डबल हो गई और रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो 2R हो गया, ये 2N हो गया, 2 से 2 कट गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रही, है ना। तो इसीलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम है और करंट सेंसिटिविटी क्या है भाई, डबल है। और चैनल को भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और कोई भी डाउट है आप लोगों का तो कमेंट में मुझे बताओ। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना है आप लोगों को तो कमेंट में बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए।